हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। ये हमारा पीएनसी में 9th लेक्चर है। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे अरेंजमेंट अराउंड अ फ्यू ज्योमेट्रिकल शेप्स। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा। आज हम उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट अराउंड फ्यू अदर ज्योमेट्रिकल शेप्स, राइट। उसके अलावा आज हम क्या पढ़ेंगे? उसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, which is again a very important concept in PNC. So without wasting any more time, let's start. ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया था। आई होप आप सबने वो लेक्चर देखा है। अगर नहीं देखा, प्लीज गो एंड वॉच द सोल्यूशन अगेन, वॉच द लेक्चर अगेन, और ये क्वेश्चन ट्राई करो। वो लेक्चर देखोगे तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे करना था। नहीं होगा तो इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूं। देखिए क्या बोल रहा है वो। एक 15 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है। उन 15 वर्टिसेस को यूज करके मुझे हेक्सागन्स बनाने सच दैट हेक्सागन और इस पॉलीगन की कोई भी साइड कॉमन ना हो। अब ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या, कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो मैं उसको मान सकता हूं दैट दोज आर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल, राइट। अगर देखो, जब सिलेक्शन की बात आए ना, अगर रेगुलर नहीं भी है तब भी मैं मान सकता हूं दैट दोज आर लाइंग ऑन सर्कल। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। चलो मैं दिखाता हूं। देखो, तो देखो इसके 15 पार्ट्स कर लेता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एक ऐसे पॉलीगन है मेरे पास। ठीक है, मान लो ये ज्वाइन कर देता हूं। चलो ज्वाइन की भी जरूरत नहीं है, छोड़ो, ज्वाइन नहीं कर रहा मैं, बस ये पॉइंट्स हैं सर्कल पे। ठीक है, सर्कल पे पॉइंट्स हैं ये। रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये 15 वर्टिसेस है मेरे पास। अब इनमें से मुझे अगर हेक्सागन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 6 वर्टेक्स चूज करने पड़ेंगे। मान लो मैं चूज करता हूं 1 और 2। अगर मैंने इन 6 में से 1 और 2 भी चूज कर लिए, अगर 1 और 2 इन 6 में से एक हुए, ठीक है, तो जो हेक्सागन बनेगा आपको नहीं लगता उसकी एक साइड पॉलीगन से कॉमन हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब मुझे 6 ऐसे वर्टेक्स चूज करने हैं विच आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव। क्लियर? तो इसके दो मेथड, जैसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस करते हैं, फिर से दो मेथड डिस्कस कर रहा हूं। मेथड 1, देखो, पहला वर्टेक्स तो मैं अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूं, राइट। दैट कैन बी चोजन इन 15C1 वेज। क्लियर? नेक्स्ट वर्टेक्स, अब मान लो मैंने 1 चूज कर लिया, मान लो, तो 1 को सर्कल कर रहा हूं। अब मैं 2 और 15 चूज नहीं कर सकता हूं। कितने वर्टेक्स बचे मेरे पास चूज करने के लिए? अब 13। मुझे 13 वर्टेक्स में से चूज करने, नॉट 13, मुझे 12 वर्टिसेस में से चूज करने हैं भाई। 15, आई कैन नॉट सेलेक्ट 15 वर्टेक्स फर्स्ट वर्टेक्स एंड सेकेंड वर्टेक्स नाउ। ठीक है ना? तो जो 12 वर्टेक्स है ना, इनको लीनियर मान लो। लीनियर मान लिया तो 12 में से कितने नॉट टू बी सिलेक्टेड हैं? 7, विच विल क्रिएट गैप ऑफ 8। तो उन 8 में से क्या मैं 5 चूज कर लूं? ठीक है ना? लेकिन हमने, याद करो, जब लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन करा था, टू सेलेक्ट द 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस आउट ऑफ n वर्टिसेस अराउंड अ सर्कुलर टेबल, उस पे हमने ये देखा था कि जो मेरा हर ट्रिपलेट है वो 3 बार रिपीट कर रहा था, 3 बार काउंट हो रहा था। ऐसे यहां पर जो है ना, हर हेक्सागन
6 बार काउंट होगा, इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 6। क्लियर हुई बात? सो दिस इज इक्वल टू 140। क्लियर? नेक्स्ट मेथड, अब इस पूरे 15 वर्टेक्स को ना पूरा लीनियर मान लेता हूं मैं। तो 15 वर्टेक्स है, कितने नॉट टू बी सिलेक्टेड है? 9। कितने गैप्स क्रिएट करेंगे? 10 गैप्स, राइट? उन 10 में से 6 चूज कर लेता हूं। लेकिन अगर मान लो फर्स्ट और 15th गैप में से चूज हो गया तो गलत हो जाएगा। तो इसमें से मुझे वो हटाना पड़ेगा। भाई मान लो जहां पर फर्स्ट और 15 चूज हो रहे हैं, तो 8 में से भाई 2 तो चूज हो गए, 10 में से 2 चूज हो गए, फर्स्ट और 15। कितने बचे? 8 गैप, जिसमें से कितने और चूज करने हैं? 4। 8C4 माइनस करना पड़ेगा, राइट? दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी 140। सो ऐसे 140 हेक्सेगन्स हैं जो कि 15 साइडेड पॉलीगन के वर्टेक्स को कनेक्ट करने से बन सकते हैं, और उन हेक्सेगन की इस पॉलीगन से कोई भी साइड कॉमन नहीं होगी। क्लियर हुई बात? ये मेथड आपको अगर और डीप में समझने हैं तो प्लीज गो एंड वॉच माय लेक्चर ऑन सर्कुलर परम्यूटेशन। आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर? लेट्स मूव अहेड नाउ। क्वेश्चन: हाउ मेनी ways are there to color vertices of a hexagon using 6 distinct colors? अगेन क्या? सेम कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर कोई भी क्लोज रेगुलर पॉलीगन है, तो मैं उसको क्या मान सकता हूं? दैट दोज आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल और द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ सर्कल। तो अगर यहां पर भी अब एक मैं सर्कल मानूं, ठीक है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, और अब मैं ये हेक्सेगन बना देता हूं। ठीक है ना? अब ये 6 वर्टेक्स हैं, A B C D E F। इन 6 के 6 को मुझे कलर करना है। 6 कलर है मेरे पास, 6 कलर है, ठीक है। मान लो A को मैंने रेड से कलर कर दिया, और F को लेट्स से ग्रीन से, और B को चलो मैं ब्लू कर रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, क्या मैं ऐसे नहीं बना सकता? मेरे को एक बात बताओ आप। अब चलो इसको, क्योंकि मैं स्पेस में हेक्सेगन को इन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं हेक्सेगन को इन्वर्ट कर सकता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? दैट एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशंस आर सेम। बात समझ में आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशंस आर सेम। इसका मतलब आंसर वुड बी 6 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 60। कौन सा केस हो गया ये? अरेंजिंग 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ सर्कल सच दैट एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशंस आर सेम। क्लियर हुआ? क्लियर? चलो अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं फिर से।
arrangement of distinct objects around geometrical figures। भाई एक तो आपने फिगर देख ही लिया, कौन सी, सर्कल्स आप पढ़ चुके हैं। तो अब हम दूसरी ज्योमेट्रिकल फिगर्स पढ़ेंगे। पहली ज्योमेट्रिकल फिगर इज स्क्वायर। देखो स्क्वायर को ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझेंगे स्क्वायर को। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, मान लो यहां पे दो दो चेयर्स लगी हुई हर साइड पे। आठ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपको अरेंज करने अराउंड दिस स्क्वायर। ठीक है, अराउंड दिस स्क्वायर आपको 8 ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं। चलो मैं इन चेयर्स को नंबर भी कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। देखो क्या, चेयर 1 को देखो आप, चेयर 1 ध्यान से देखना, चेयर 1। अगर मैं इसको देखूं, मान लो आप चेयर 1 पे बैठे हो, चेयर 1 पे बैठे हो आप, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आपको ऑब्जर्व होगा आपसे एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाओ, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाओ तो एक स्क्वायर का एज है, एक्सक्यूज मी, एक स्क्वायर का एज है, वर्टेक्स मान लो या एज मान लो। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखो, सॉरी क्लॉकवाइज देखो, तो आपको एक चेयर लगी दिखेगी। बात ठीक है ना, तो आपको एक चेयर लगी दिखेगी, सही बात। अब आप एक काम करो, आप देखो चेयर नंबर 7 को, चेयर नंबर 7 को देखो आप। चेयर नंबर 7 में आपको क्या दिख रहा है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो आपको क्या दिख रहा है, आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, एक स्क्वायर का वर्टेक्स दिख रहा है। और अगर आप क्लॉकवाइज जाओ तो एक साथ में चेयर लगी हुई दिखे। आप 7 पे बैठे हो, राइट। अब देखो अब आप देखो, एक काम करो, चेयर नंबर 5 को, चेयर नंबर 5 को देखो आप यहां से अगर एक मिनट, चेयर 5 को देखोगे, चेयर 5 से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देखो तो आपको क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर का वर्टेक्स, राइट, कोने में आप, कॉर्नर की सीट है। और अगर आप क्लॉकवाइज देखो तो क्या दिखेगा, एक चेयर लगी हुई नंबर 6। सिमिलरली अब चेयर 3 को देखो, अगर तो आप एंटी क्लॉकवाइज देखो यहां से, तो आपको क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज में आपको दिख रहा है एक वर्टेक्स, और क्लॉकवाइज में दिख रही है एक चेयर, राइट। इसका मतलब पोजीशंस 1 3 5 7 आर सेम, राइट, सेम ही पोजीशन है। 1 3 5 7 में से कोई भी ऑक्यूपाई करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सिमिलरली बिल्कुल सेम रीजनिंग से आप क्या ऑब्जर्व करोगे, पोजीशंस 2 4 6 8 आर सेम। तो इसका मतलब अगर आप फर्स्ट पर्सन को देखो, उसके पास कितने वेज हैं बैठने के लिए, कितने वेज हैं, फर्स्ट पर्सन के पास सिर्फ 2 वेज हैं, राइट। या तो भाई 1 3 5 7 में से किसी एक पे बैठ जाए, या 2 4 6 8 में से किसी पे एक से बैठ जाए। अब जब एक पर्सन यहां बैठ गया ना, मान लो वो फर्स्ट पे बैठ गया,
अब जितनी भी चेयर्स लगी हैं, जितनी चेयर्स हैं, वो सारी डिफरेंट है, सारी डिफरेंट है, राइट? बात आई समझ में? अब वो सारी डिफरेंट है, तो इसलिए अब जो बाकी के 7 लोग होंगे ना, दैट कैन बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 2 इंटू 7 फैक्टोरियल, राइट? अगर अब मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स around a square such that each side has n chairs और n places is कितनी अरेंजमेंट्स होंगी? कितनी होंगी? 2 इंटू 4n माइनस 1 फैक्टोरियल। हुआ क्लियर? सेम रीजनिंग ऊपर से, क्योंकि भाई अब कितनी चेयर्स होंगी टोटल वहां पे? 4n। उसमें से पहली जो चेयर है ना, वो 2 वेज में सेलेक्ट हो सकती है, और बाकी के जो लोग हैं, दैट इज 4n माइनस 1। हुई बात क्लियर? चलो नेक्स्ट शेप सेकंड, रेक्टेंगल। अब देखो, यहां पर अगेन फिर से वही 2-2 चेयर लगी है, ठीक है? 2-2 चेयर लगी हुई है हर साइड पे। मैं फिर से वही नंबरिंग कर रहा हूं इन सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, करें स्टार्ट। अब देखो, फिर से वही चेयर्स को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है। चेयर 1 पे बैठो आप, चेयर 1 पे खुद को इमेजिन करो। अगर आप चेयर 1 पे बैठे हो, आपको क्या दिखेगा? अगर आप चेयर 1 से क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज, तो आपको एक चेयर दिखेगी, राइट? और अगर एंटी क्लॉकवाइज देखो, तो एक स्मॉलर एज का वर्टेक्स है, राइट? सिमिलरली मैंने चेयर 1 देखी है, चेयर 1, राइट? चेयर 1। अगर अब आप चेयर 6 देखो, आप चेयर 6 से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज दे जाओ, तो स्मॉलर एज का वर्टेक्स है, और अगर क्लॉकवाइज जाओ तो एक चेयर लगी हुई है। तो इसका मतलब पोजीशंस 1 and 6 are same. Similarly, positions 2 and 5 are same. अब एक चीज देखो भाई, 1 2 5 6 ये तो लॉन्गर एज पे है, तो दोज आर ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम दी चेयर 7 8 3 and 4, राइट? चलो मैं 7 को देखता हूं, सेम पोजीशन में ना, जो मैंने रीजनिंग लॉन्गर एज के लिए दी, उससे पोजीशंस 7 and 4 आर सेम बोल दो, सिमिलर बोलो, एक ही बात है। और पोजीशंस 8 and 3 आर सेम। क्लियर हुई बात, राइट? तो इसका मतलब कितने वेज हुए बिठाने के? बताओ, कितने वेज हुए?
बताओ भाई, देखो फर्स्ट चेयर कैन बी चूजन इन, फर्स्ट चेयर को चूज करने के कितने तरीके हैं? बताओ, या तो इन दोनों में से, ठीक है, या तो इन दोनों में से हो जाए वो, समझ रहे हो बात को? इन दोनों में से हो जाए तो क्या आएगा, सोच के बताओ। दो वेज तो ये हो गए, ठीक, और दो वेज ये हो गए, ठीक है। तो क्या मैं बोलूं फर्स्ट चेयर को चूज करने के 4 वेज हैं, रेस्ट जो 7 है दैट इज कैन बी स्टेटेड इन 7 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। बात आई समझ में, नहीं आई? चलो मान लो यहां पर अब एक एक चेयर और होती, तो जो पहली चेयर चूज करने कितने वेज हो जाते? 5 वेज, राइट। तो उस केस में आंसर होता 5 इंटू 9 फैक्टोरियल। क्लियर? जनरल अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वेज of arranging distinct objects around a rectangle such that one side or the longer side has a places each and shorter side has b places each is a plus b मल्टीप्लाई बाय टोटल प्लेसेस कितनी होंगी अब 2 इंटू ए प्लस 2a प्लस 2b -1, राइट? बात समझ रहे हो? 2a प्लस 2b -1 फैक्टोरियल। हुआ क्लियर? क्लियर? थर्ड ऑब्जेक्ट, और थर्ड फिगर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो अब मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास एक, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पे 3 चेयर्स लगी हैं हर साइड पे। अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका, बताओ सोच के बताओ क्या आंसर होना चाहिए। चेयर को फिर से पोजीशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो रीजनिंग आप ऊपर दी ना वही सेम रीजनिंग यहां पर भी है, उसी सेम रीजनिंग को यूज करके मैं क्या बोल सकता हूं, पोजीशन कौन कौन सी सेम होगी बताओ? 1 4 1 4 और 7 आर सेम,
Similarly, positions 2, 5, 8 are same. Positions बताओ बची कौन सी? 3, 6, 9 आर सेम. तो इसका मतलब जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास कितने वेज है बैठने के लिए? 3 वेज एंड रेस्ट 8 फैक्टोरियल. आई बात समझ में? क्लियर? ठीक. इन जनरल number of ways of arranging distinct objects around an equilateral triangle such that each side has n chairs or places is 3 is not 3, sorry, not 3. It would be n into 3n minus 1 factorial. Is it clear? Is it clear? Right? Let's move ahead. चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको. होमवर्क है, सोच के करना. अच्छा क्वेश्चन है. There are 11 people to be seated around a table in the shape of an isosceles triangle. Such that each equal side has 4 chairs and the third side has 3 chairs. Find the number of ways in which this can be done. होमवर्क है ये क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के करना है इसको. जैसे ऊपर पढ़ाया है, जैसे ऊपर रीजनिंग सिखाई है, सेम रीजनिंग इसमें अप्लाई करने की कोशिश करना एंड आई एम श्योर आप इसको सॉल्व कर लोगे. ठीक है? चलिए आगे पढ़े. अब आगे पढ़े. प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. उसको पढ़ने से पहले मैं एक बार रिकैप ले रहा हूं. डी मॉर्गन लॉज. इन दोनों लॉज के ना दो स्टेटमेंट है. क्या स्टेटमेंट है? मान लो आपके पास ना n सेट्स हैं, A1 A2 A3 टिल AN. n sets associated with a universal set U. Then statement 1 is A1 complement
इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन A4 कॉम्प्लीमेंट टिल कॉम्प्लीमेंट. दिस इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन A3 टिल यूनियन AN इस होल का कॉम्प्लीमेंट. आया समझ? सेकेंड स्टेटमेंट, A1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A3 कॉम्प्लीमेंट टिल यूनियन A4 कॉम्प्लीमेंट, सॉरी AN कॉम्प्लीमेंट. दिस इज इक्वल टू A1 intersection A2 intersection A3 intersection A4 till intersection of AN is होल का कॉम्प्लीमेंट. ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉज हैं जो हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं. प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बेसिकली सेट थ्योरी से ही आता है. ठीक है, उसी का एप्लीकेशन पीएनसी में बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, वो ये देखेंगे. चलो उससे पहले इसको एक बार छोटा सा एक बार जल्दी से देख लेता हूँ, प्रूव कर देता हूँ. फॉर टू सेट्स के लिए करके दिखा देता हूँ इसको मैं. देखो मान लो दो सेट्स हैं आपके पास, ठीक है, ए और बी. पहला देखो आप, पहला क्या कह रहा है? पहला A1 कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज A1 कॉम्प्लीमेंट? ये इसको चलो मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं बी बोल रहा हूं. एज पर दी डी मॉर्गन लॉस फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी? फर्स्ट बनेगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. राइट, ये प्रूव करना है मुझे, ये वेरीफाई करना है. देखो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? दिस इज ऑल ए कॉम्प्लीमेंट. दिस इज ऑल ए कॉम्प्लीमेंट. राइट, जो येलो लाइन्स है ना, दिस इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट. Clear? Now B complement. What is B complement? Let me draw this with another color. B complement. This is B complement. Right, this is B complement. अब देखो वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो वो कौन सा रीजन होगा? कौन सा रीजन होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. वो रीजन जो कि कॉमन है दोनों में, यानी कि जहां पे दोनों कलर्स प्रेजेंट हैं. राइट, तो येलो और ऑरेंज कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे दोनों कलर्स प्रेजेंट है? ये वाला देखो, ये वाला. कलर इसमें लेट्स से ग्रीन. देखो ये वाला जो है ना, यहां पे अगर आप देखो दोनों कलर्स प्रेजेंट है. राइट, इतना ये जो कि आउटसाइड दी सर्कल्स है. ठीक है ना, दोनों कलर्स प्रेजेंट है. और ये वाला रीजन क्या है? नथिंग बट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. हो गया प्रूफ? क्लियर? सेम अगर मैं दूसरे वाले को करना चाहूं तो प्रूफ, दूसरे वाला भी ऐसे ही प्रूव होगा. देखो कैसे. दूसरे वाला देखो कैसे प्रूव हो जाएगा. वो भी बहुत इजी है प्रूव करना.
अगेन मेरे पास दो सेट्स हैं, ए और बी। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, A1 कॉम्प्लीमेंट का यूनियन A2। मतलब इसमें मुझे क्या प्रूव करना है, इसमें मुझे प्रूव करना है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेट्स से A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट कलर करते हैं। व्हाट इज A कॉम्प्लीमेंट? A कॉम्प्लीमेंट इज दिस पार्ट, राइट? बहुत ध्यान से देखना, इसको कलर कर रहा हूं मैं। A कॉम्प्लीमेंट and this one, this is also A complement. राइट? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए B कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज B कॉम्प्लीमेंट? दूसरे कलर से कर देता हूं। B कॉम्प्लीमेंट, दिस इज माई B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सारा B कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका यूनियन लेना है, मुझे यूनियन लेना है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यूनियन क्या होता है, जहां 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 पे भी कलर है वो सब कुछ सारा रीजन आना चाहिए, यानी कि जहां जहां मैंने कलर किया वो सारा रीजन, राइट? तो जहां मैंने कलर किया है, अगर आप ध्यान से देखो, वो ये बीच वाला जो इंटरसेक्शन है ना, इसको छोड़ के सब कुछ है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। हुआ क्लियर? डी मॉर्गन्स लॉस क्लियर हो गए? ठीक है, इनका यूज आएगा क्वेश्चन में, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन में यूज करते हैं, बहुत स्मार्टली यूज करते हैं इनको। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ inclusion and exclusion। ठीक है, देखो, सेम थ्योरी क्या, लेट A1 A2 A3 till AN be sets associated or not sample space, universal set with universal set U। then अब देखो, कुछ नोटेशन लिख रहा हूं मैं। नोटेशन देखो क्या लिख रहा हूं, यूनियन AI इज फ्रॉम 1 to n। किसका सिंबल है, यूनियन ऑफ A1, यानी कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 टिल यूनियन AN। यूनियन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जब कॉन्टिन्यूअस सेट्स का यूनियन होता है तो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा I is from 1 to n ऑफ AI। इस नोटेशन का तो मतलब समझ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, n ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 टिल AN। ठीक है, माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, देखो हर टर्म में माइनस। दूसरी टर्म क्या लिख रहा हूं मैं, 1 n ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ। ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है हर टर्म में, ध्यान रखना। प्लस क्या करूंगा अब मैं लिखूंगा ट्रिपल सिग्मा n ऑफ, या चलो इसको नीचे लिखता हूं, इस टर्म को थोड़ी साफ लिख दूंगा, प्लस
या चलो ठीक है, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा और आप लोगों को समझने में पढ़ने में आसानी होगी। देखो, प्लस सिग्मा n of ai intersection with aj. What is हाँ, बहुत गलतियां कर रहा हूँ। जे एन, ठीक है। अब माइनस, क्या माइनस करूंगा, डबल सिग्मा था ना, तो अब ट्रिपल सिग्मा आएगा, ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के। फिर अब देखो, जो नोटेशंस है ना, डबल सिग्मा ट्रिपल सिग्मा, जिसने मेरा सीक्वेंशियल सीरीज का लेक्चर देखा है उसको ये सारी नोटेशन अच्छे से क्लियर होंगी, इसका क्या मतलब होता है। ये नोटेशन सीक्वेंशियल सीरीज पे छोड़ो, अगर किसी ने मेरा कॉम्बिनेशंस का फर्स्ट लेक्चर भी देखा ना, उसको भी ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। अब प्लस, अब 3 बार सिग्मा आया तो अब चौथी बार फिर प्लस आएगा, ठीक है। आई जे के एल, ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के इंटरसेक्शन ए एल, राइट, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, कहां तक चलेगा, जब तक एन सेट्स का कॉम्बिनेशन ना बन जाए, एन सेट्स का कॉम्बिनेशन ना बन जाए। इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, व्हाट वुड बी द लास्ट टर्म, व्हाट वुड बी द लास्ट टर्म, ये गलत हो गए, साइंस गलत हो गए हैं। दिस वुड बी माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन, राइट, माइनस प्लस माइनस। लास्ट टर्म इसकी होगी -1 टू द पावर n-1 a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 टिल इंटरसेक्शन a, सारे सेट्स का इंटरसेक्शन, उसकी कार्डिनैलिटी। क्लियर हुई बात, इज इट क्लियर। अब इस पे मैं अब इन सबको ना एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, हर एक टर्म है क्या है। देखो बहुत आसान है, धीरे धीरे जब क्वेश्चन में समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट टर्म, सम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल सेट। हर सेट की ना कार्डिनैलिटी को ऐड कर दो, A1 में कितने एलिमेंट्स हैं, A2 में कितने, A3 में कितने, A4 में कितने, A5 में कितने, सबको ऐड करते जाओ, ठीक। फिर ये माइनस के साथ सेकेंड टर्म क्या है, सम ऑफ कार्डिनैलिटीज। कार्डिनैलिटीज पता है कि ना क्या, कार्डिनैलिटी पता है क्या होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, सम ऑफ कार्डिनैलिटीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ every two sets taken pairwise, taken two at a time। ऐसे ये क्या होगा, sum of cardinalities of intersection of every three sets of every sets, yes, three sets taken three at a time। 3-3 करके लो, ऊपर 2-2 करके लो, फिर 3-3, फिर 4-4, फिर एंड सो ऑन। समझ आई बात। सो दिस इज कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन।
दिस इज कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. समझ में आया? आई होप समझ में आया. क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा. ठीक है ना? फिर से यहां पर एक चीज और आइटरेट कर रहा हूं मैं. अब देखो नोटेशंस में लिख रहा हूं क्या, इंटरसेक्शन ऑफ each individual set, complement of each individual set, this is equal to इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू यूनियन माइनस और द यूनिवर्सल सेट माइनस द यूनियन. इसको एन ऑफ यू कर देता हूं मैं, एन ऑफ यू. I is from 1 to n. Is it clear now? समझ आई ना बात? चलो अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो और ज्यादा समझ में आएंगी चीजें. क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स less than equal to 1000 which are either divisible by 2, by 2, 3 और 5. क्लियर? चलो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को. देखो क्या करो, सबसे पहले सिंपल है, मुझे ये समझ में आ रहा है, मैंने एक इवेंट माना ए, इवेंट ए और सेट ए, नॉट इवेंट, इज अ सेट ए. व्हाट इज सेट? व्हाट इज सेट ए? सेट ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. ठीक है. बी, set of all numbers divisible by 3. C, set of all numbers divisible by 5. right? क्लियर? चलो अब देखो इसको कैसे करेंगे हम. सिंपल, कुछ नहीं करना है मैं इसमें. हमें यहां पर यह समझ में आ गया कि मुझे चाहिए क्या. मुझे चाहिए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. राइट? तो देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, तीनों की कार्डिनैलिटीज को इंडिविजुअली ऐड करेंगे हम. इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं एक बार मैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी. This is the first term of the formula, that is sigma n of ai. ठीक. माइनस क्या करेंगे हम, कार्डिनैलिटीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एवरी टू सेट्स. माइनस दिस माइनस दिस. फिर प्लस क्या करेंगे हम, देखो ऊपर फॉर्मूले में प्लस क्या करेंगे अब हम, 3 का सम, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. क्लियर हुई बात? अब देखो व्हाट इज एन ऑफ ए, व्हाट इज एन ऑफ ए, सेट ऑफ, व्हाट इज ए, सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2. तो अगर मैं फर्स्ट 1000 नंबर्स की बात करता हूं, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया, नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 1000, तो फर्स्ट 1000 नंबर्स में कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे. ऑब्वियसली 1000 बाय 2 इक्वल टू 500. ये मैंने अपने पहले लेक्चर्स में भी बताया दैट एवरी pth नंबर इज डिविजिबल बाय p. राइट? n ऑफ b, सिमिलरली n ऑफ b कितना हो जाएगा, 1000 बाय 3. इसका इंटीग्रल पार्ट विच इज 33, नॉट 33, 333, इट वुड बी 333, माय बैड. n ऑफ c 1000 by 5 equal to 200.
Now, what is n of a intersection b? Those numbers which are divisible by 2 and by 3, right? और ऐसे कौन से numbers होंगे? The numbers which are divisible by 6. Hence, this would be 1000 by 6. Answer is 166. N of a intersection c. Those numbers which are divisible by 2 and 5, which is divisible by 10. कितने numbers हैं ऐसे? 100. 1000 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 100. Now, what is B intersection C? Numbers which are divisible by both 3 and 5. That is numbers divisible by 15. कितना होगा ये? 690. 66. ठीक है, राइट? एंड n of a intersection b intersection c, ये क्या होगा? Those numbers which are divisible by all 2, 3 and 5. कितने होंगे ये? कितने होंगे? Which are divisible by 30 equal to 33. तो इसका मतलब n of a union b union c कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा 500 प्लस 333 प्लस 200 माइनस 166 माइनस 100 माइनस 66 प्लस 33. ये फाइनली वो नंबर्स हैं, इतने नंबर्स होंगे 1000 या 1000 से कम, जो कि इधर 2 से डिविजिबल हो या 3 से या 5 से, बाय एटलीस्ट वन ऑफ 2, 3 और 5. एंड दिस कम्स आउट टू बी 266. क्लियर? इसी को मैं और अच्छा क्वेश्चन बना सकता हूं. कैसे? इसी को मैं बोल सकता हूं फाइंड, चलो मैं उसको होमवर्क लिखता हूं, मैं आपके लिए होमवर्क है वो. क्वेश्चन 2, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 1000 which are divisible by exactly one of 2, 3 और 5. क्वेश्चन का मतलब है या तो सिर्फ 2 से डिविजिबल हो, या सिर्फ 3 से, या सिर्फ 5 से. ऐसे कितने नंबर्स होंगे 1000 से नीचे? ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ 7-digit numbers which can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taken all at a time such that the blocks 1, 2, 3 and 5, 6, 7 do not appear. क्लियर? आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, इस वाले को कैसे करेंगे. ये वो क्वेश्चन जो टिपिकल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से करना है हमें. ठीक है ना? देखो यहां पर यूनिवर्सल सेट क्या होगा हमारा? व्हाट वुड बी द यूनिवर्सल सेट? भाई टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हो सकते हैं पॉसिबल? 7 फैक्टोरियल. भाई 7 फैक्टोरियल से ज्यादा तो बन ही नहीं सकते ना. इसमें हमें, इसमें से वो नंबर्स हटाने हैं हमें
जहां पे या तो 123 और 567, जहां पे जिस नंबर पे 123 और 567 दोनों साथ में आ रहे हो, ठीक है। क्या करो, वही प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ए, सेट ऑफ ऑल नंबर्स कंटेनिंग ब्लॉक 1 2 3। बी, सेट बी, okay, let me start again. सेट बी, सेट बी क्या होगा? सेट बी वुड बी set of all numbers containing block 5 6 7। अगर आप ध्यान से सोचो तो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? कि ए भी ना हो और बी भी ना हो, एंड दिस इज नथिंग बट, अभी डी मॉर्गन लॉज में देखा हमने, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज ए यूनियन बी? व्हाट इज ए यूनियन बी? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब चलो एन ऑफ ए देखते हैं। व्हाट इज एन ऑफ ए? वो नंबर जिसमें 1 2 3 आ रहा है। भाई देखो सारे डिजिट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 साथ में आना चाहिए, इनको एक ब्लॉक मान लो। तो कितने ऐसे नंबर्स होंगे? 5 फैक्टोरियल। अब यहां पे ना 1 2 3 आपस में अरेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि 1 2 और 3 बस साथ में ना आए। मैं क्या कह रहा हूं, 1 2 3 इसी ऑर्डर में भी नहीं आने चाहिए, इस ऑर्डर में नहीं आने चाहिए। 3 2 1 आ रहा है तो नंबर्स में, दैट्स फाइन विद मी। 1 2 3 नहीं आना चाहिए। 5 फैक्टोरियल सेम वेज में जो एन ऑफ बी होगा, क्या वो भी 5 फैक्टोरियल होगा? भाई 5 6 7 नहीं आना चाहिए, तो 5 6 7 को एक साथ बांध देना, एक ब्लॉक कंसिडर कर लेना, राइट? आया यहां तक समझ? यहां तक आई होप अच्छे से क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब देखो एक चीज, क्या? एन ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा? 1 2 3 और 5 6 7 को दोनों को साथ में बांध दो, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट? भाई मैंने क्या किया यहां पे, 2 फैक्टोरियल नहीं होगा, अब 2 फैक्टोरियल नहीं होगा, इट वुड जस्ट बी 3 फैक्टोरियल। मैंने क्या किया ना, 1 2 3 5 6 7, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, और 4, ये तीनों आपस में 3 फैक्टोरियल बेस में अरेंज हो सकते हैं। तो अब जो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? 7 फैक्टोरियल। यूनिवर्सल में सेट में से क्या माइनस करना है? 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, विच इज 2 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट? एंड दिस कम्स आउट टू बी 7 factorial is 5040 minus 234। क्लियर हुई बात? क्लियर? सो दीज मैनी वर्ड्स वुड बी देयर जहां पे 1 2 3 या 567 नहीं आएगा, ठीक है ना। सही करा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, number of words which can be formed using
letters of word examination such that no two alike letters appear together. मतलब आया समझ? एग्जामिनेशन वर्ड के लेटर्स को यूज करके हमें ऐसे वर्ड्स बनाने सच दैट नो टू अलाइक लेटर्स कम टुगेदर. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो चलो सबसे पहले लेटर्स काउंट करते हैं. इसमें लेटर्स कौन कौन से हैं? मेरे पास 2 ए हैं, 2 ई हैं और 2 एन है. ठीक है. और क्या क्या है मेरे पास? एक एक्स है, ई है, एम है, आई है और ओ है. दो चार दो छः छः पाँच 11. इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कुछ गलती करी ना? हाँ ये गलती है ना. दिस इज माई मिस्टेक. ई नहीं, आई 2 बार है. 2 आई है, 1 ई है. ठीक है. अब ठीक है. अभी भी यहां से ये हटा देता हूं. और एक लेटर कौन सा रह गया अब? टी. टी. ठीक है. ये लेटर्स है मेरे पास सारे. राइट. अब देखो E1. ई भी नहीं लेता, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग ई और E1 में. या चलो E1 ले लेता हूं मैं. E1 सेट ऑफ वर्ड्स containing AA together. देखो ये बहुत फास्ट करेंगे वाला क्वेश्चन, बहुत फास्ट करेंगे वाला क्वेश्चन. सेट ऑफ वर्ड्स containing I together. E3 set of words containing N together. ठीक है. देखो टोटल वर्ड्स यानी यूनिवर्सल सेट कितना होगा मेरा? N of U. दैट वुड बी इक्वल टू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब. ये हम परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट से समझ चुके हैं. टोटल अरेंजमेंट इज 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. क्योंकि 2 letters are alike of one kind, 2 letters are alike of one kind and 2 letters are alike of one kind. ठीक है. अब n of E1 देखते हैं. What is n of E1? जब a और a साथ में, ऐसे कितने होंगे भाई? a और a को साथ में बांध दो. कितने हो गए? 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर. क्योंकि इस बार ना मैं a और a के लिए 2 से डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो एक ही ब्लॉक है मेरा. उनकी तो परम्यूटेशन वैसे भी अकाउंट फॉल नहीं करी है. क्या आप मानते हो यही सारे सेम होंगे n ऑफ E2 और n ऑफ E3 में भी इतने ही होंगे? क्योंकि यहां पर a को साथ में माना है, E2 में I को और E3 में n को. बात आई समझ में? चलो अब मैं देखता हूं n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितने हो गए. इसका क्या मतलब हुआ? वो वर्ड्स जहां पे a भी साथ हो और I भी साथ हो. ऐसे कितने वर्ड्स होंगे भाई? a को साथ बांध दो, I को साथ बांध दो. ठीक है. तो 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. ठीक. सेम इतने ही वर्ड्स होंगे अगर मैं E2 इंटरसेक्शन E3 लूं या फिर E1 इंटरसेक्शन E3 लूं. अब देखते हैं n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 ये कितना होगा.
अब इसमें ये क्या कह रहा है, ए भी साथ हो, आई भी साथ हो और एन भी साथ हो, ऐसे कितने वर्ड्स होंगे, तीनों को आपस में साथ साथ बांध दो, ए आई एन, कितने बचे अब, 8 फैक्टोरियल ओनली, 8 फैक्टोरियल। तो अब जो मेरा E1 यूनियन E2 है वो कितना होगा, वो होगा 3 इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। भाई ऐसा क्यों किया, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि n ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 अलग अलग तीनों की इंडिविजुअल कार्डिनैलिटीज का सम। अब माइनस क्या, 3 टाइम्स 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एंड प्लस 8 फैक्टोरियल, राइट। बट मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या था, मुझसे क्वेश्चन में पूछा था ये वो वर्ड्स हैं जहां पे या तो ए साथ में आ रहा है या एन साथ में आ रहा है या आई साथ में आ रहा है, बट मुझे चाहिए ऐसा किसी भी वर्ड में नहीं होना चाहिए। तो मुझे चाहिए एन ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस दीज वर्ड्स। राइट बस यूनिवर्सल मैंने ऊपर वाली चीज E1 यूनियन E2 यूनियन E3 को माइनस कर दिया है, बस दैट्स इट। आया समझ में, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया आपको। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 6 boys and 6 girls. 6 boys and 6 girls. Find the number of ways of selecting at least 2 people such that each selection has at least 1 boy and 1 girl। भाई 6 बॉयज हैं 6 गर्ल्स हैं, जिसमें से हमें क्या बताया, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 पर्सन, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी, कितने भी हो सकते हैं। मेरे पास टोटल 12 लोग हैं, उसमें से कम 2 सिलेक्ट करने हैं, यानी कि डिकोड करो, दिस मस्ट बी द प्रॉब्लम ऑफ फ्री सिलेक्शन, राइट, वेयर वी हैव टू सिलेक्ट 2 और मोर। लेकिन हर सिलेक्शन में एक रेस्ट्रिक्शन है, क्या, एक बॉय और एक गर्ल जरूर होना चाहिए, ठीक है ना, राइट। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ना ये देख लेते हैं कि टोटल वेज कितने हैं। टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू और मोर पीपल। भाई 12 लोग हैं, उसमें से 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं, तो कितने वेज होंगे, देखो 12C2 प्लस 12C3, या तो 2 सेलेक्ट करो या 3 सेलेक्ट करो या 4 करो या 5 करो, ऐसे करते करते या सारे के सारे चूज कर लो, राइट। क्लियर है बात। इसका सम होता कितना है, लेकिन ये मैंने आपको याद हो फॉर्मूला एक चीज़ पढ़ाई थी, क्या, दैट NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 टिल NCN, दिस इज इक्वल टू 2 to the power n, राइट। तो अगर ऊपर वाले चीज को मुझे 2 की पावर 12 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12C0 और 12C1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 12C0 प्लस 12C1 प्लस 12C2 प्लस 12C3 टिल 12C12। इसमें से क्या हटाऊं, 12C0 और
12c1 हटाना पड़ेगा क्योंकि ऐड करो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, ये हो गया 2 की पावर 12 माइनस, अब देखो 12c0 इज 1 एंड 12c1 इज 12, दोनों को ऐड करके 13. So total ways of selecting 2 or more people out of those 12 people is 2 to the power 12 minus 13. Right? Clear? बट अभी हमारे नंबर ऑफ वेज कंप्लीट नहीं हो क्योंकि इसमें तो सारे ग्रुप्स आ गए. वो भी होंगे जब 6 के 6 ना बॉयज चूज हो गए, या 2 के 2 सिर्फ बॉयज ही हैं, गर्ल्स है ही नहीं, वो वेज भी हैं इसमें. तो इसका मतलब इसमें तो कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी. क्या चीजें सब्ट्रैक्ट करेंगे, आओ देखते हैं. देखो जब उसने ये बोला ना कि एटलीस्ट 2, ठीक है, तो मैं क्या बताता हूं, मैं इवेंट मान लेता हूं अपना. उसने मेरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कम से कम एक गर्ल तो सिलेक्ट होनी चाहिए. तो जो ए इवेंट होता है ना, ये ए सेट होता है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है. तो क्या बोलूंगा मैं, नो गर्ल इज सिलेक्टेड. भाई ये मेरा सेट है उन वेज का जब भी एक भी गर्ल नहीं है. और बी क्या है, सिमिलरली नो बॉयज इज सिलेक्टेड. अब देखो एन ऑफ ए कितना होगा, भाई सारे के सारे लड़के ही सिलेक्ट होते जा रहे हैं, सारे के सारे लड़के ही सिलेक्ट होते जा रहे हैं. तो सिमिलरली क्या मैं बोलूं, ये होगा 6c2, क्योंकि कम से कम 2 तो सिलेक्ट कर रहे हैं लड़के भी. 3, 6c4, 6c5, 6c6. और ये क्या होगा, जैसे अभी ऊपर सिखाया, 2 की पावर 6 माइनस 6c0 प्लस 6c1, यानी कि 2 की पावर 6 माइनस 7. राइट. सिमिलरली एन ऑफ बी भी यही होगा क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स सेम है. दिस इज सिमिलरली 2 टू द पावर 6 माइनस 7. राइट. अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है कि ना ही कोई लड़का सेलेक्ट हो ना ही कोई लड़की. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू 0. राइट. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी इक्वल टू 0. हुई बात क्लियर, आया समझ, ठीक है ना. कोई डाउट यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक है. तो अब एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, दिस वुड बी 2 टू द पावर 12 माइनस 13 माइनस 2 टू द पावर 6 माइनस 7 plus 2 to the power 6 minus 7. This is equal to 2 to the power 12 minus 2 to the power 7 plus 1. क्यों 2 to the power 7 कैसे हुआ, अब देखो 2 to the power 6 plus 2 to the power 6 क्या होगा, 2 into 2 to the power 6 which is 2 to the power 7. Right. So answer is 2 to the power 12 minus 2 to the power 7 plus 1. Clear? क्लियर हुआ. नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ 7-digit numbers which can be formed using the digits 1, 2, 3 such that each number contains at least और इसको चलो ऐसे लिखो, such that each digit appears at least once in each number. इसका मतलब यह है कि भाई 7 डिजिट नंबर बनाने 1, 2 और 3 को यूज करके
सच दैट ईच डिजिट अपीयर्स एटलीस्ट वंस। तो मतलब वो, अगर मैं ऐसा नंबर बना दूं, चलो मैं एग्जांपल देता हूं इसका, इसका मतलब क्या है। मान लो मैं ये नंबर बना दूं, दिस इज अ रॉन्ग नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें 1 तो आ ही नहीं रहा, 1 तो आ ही नहीं रहा। तो देखो कैसे बनेंगे। अच्छा, टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर्स देखो मेरे पास 7 प्लेसेस हैं। ईच प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूं, अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 3 to the power 7। बट इसमें तो वो नंबर्स भी है ना जहां पे 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3, जैसे ऊपर वाला एक नंबर बनाया, वो नंबर भी काउंट हो रहा है 3 to the power 7 में, वो हटाना है मुझे। तो इवेंट ए इज डिजिट 1 डज नॉट अपीयर। बट डिजिट 1 है ही नहीं नंबर में, ठीक है। 2 डज नॉट अपीयर, अब 2 नहीं है। अब सी क्या? 3 डज नॉट अपीयर, अब 3 नहीं है वही नंबर में। अब मुझे क्या निकालना है? इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश करते हैं। एन ऑफ ए कितना होगा? एन ऑफ ए 1 नहीं है, बाकी दोनों नंबर्स को यूज करके नंबर बनाने हैं, बाकी दोनों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 नहीं है, बस मुझे ये पता है। तो नंबर कितने होंगे? 2 to the power 7, 2 to the power 7। सेम यही होंगे एन ऑफ बी और एन ऑफ सी, ठीक है ना। बट 2 कितने नंबर्स में नहीं आएगा? 2 to the power 7 में। नाउ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या मानते हो ये सब सेम होंगे? कितने होंगे ये सब बताओ। देखो पहले ए इंटरसेक्शन भी देखो, 1 और 2 ना है, सिर्फ 3 को यूज करके नंबर बनना है। तो ऐसा एक ही नंबर होगा, राइट? एक ही नंबर होगा। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? इंटरसेक्शन सी 0। 1 भी ना है, 2 भी ना है, 3 भी, तो नंबर बनेगा किससे? बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब एन ऑफ, चलो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? 3 to the power 7 माइनस 3 into 2 to the power 7 plus 3 into 1। आंसर इज 3 to the power 7 minus 3 into 2 to the power 7 plus 3। These many numbers would be there which can be formed using 1, 2 or 3 such that each digit appears exactly once, or at least not exactly once, at least once। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 2 identical red balls, 3 identical blue balls, and 4 distinct green balls। Find the number of ways of arranging the balls in a row such that at least one ball of each color is separated from the rest of the balls
ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव कलर्स। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 आइडेंटिकल रेड बॉल्स हैं, 3 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स हैं और 4 डिस्टिंक्ट ग्रीन बॉल्स हैं। अब ऐसे हम इन सबको अरेंज करना है एक लाइन में सच दैट ईच बॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉल्स ऑफ इट सेम कलर। इसका क्या मतलब है, चलो मैं कलर्स से बना के दिखाता हूं। देखो 2 आइडेंटिकल रेड बॉल है ना, मैं उनको साथ में प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, और क्या है, 3 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स हैं। अब मैं ब्लू बॉल्स को भी साथ में अरेंज कर देता हूं। 3 और बची ग्रीन बॉल्स। एक ग्रीन बॉल मान लो यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। क्या ये वे काउंट करना है मेरे को, क्या ये मुझे अकाउंट फॉल करना है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें रेड भी साथ में और ब्लू भी साथ में है। रेड रेड साथ है, ब्लू ब्लू साथ है, ग्रीन ही सिर्फ अलग हुई है ग्रीन से। अच्छा, और कौन कौन से वे मुझे काउंट करने हैं? चलो एक यहां पे मान लो ग्रीन बॉल रख दी, ठीक है, एक रेड बॉल बना देता हूं, एक रेड आ गई। अब एक ब्लू ले आता हूं, फिर एक रेड ले आता हूं, या चलो अभी फिर सारी ब्लू ले आता हूं मैं। अब मैं एक रेड और बाकी ग्रीन कलर बॉल्स ले आता हूं। ये तो गलत है। क्या नीचे वाला वे सही है? क्या नीचे वाला वे सही है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे ब्लू बॉल साथ में है। बात आई समझ में? हर कलर की बॉल उस सेम कलर की बॉल से सेपरेट होनी चाहिए। एटलीस्ट एक बॉल, 2 साथ में हो तो चलेगा, एक एटलीस्ट सेपरेट होनी चाहिए हर कलर की हर बॉल। ठीक है, बात आई समझ में? चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। टोटल वेज कितने होंगे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास, विदाउट रिस्ट्रिक्शन कितने होंगे? टोटल बॉल्स कितनी है? 4, 3 और 3 6 और 3 9, 9 बॉल्स है, 9 फैक्टोरियल। बट इसमें 2 रेड बॉल सेम है और 3 ब्लू बॉल सेम है। ठीक है ना, ग्रीन सारी डिस्टिंक्ट है, उसने बोला 4 डिस्टिंक्ट ग्रीन बॉल्स, 4 डिस्टिंक्ट ग्रीन बॉल्स। तो ये सारी ग्रीन बॉल्स आपस में डिफरेंट हैं। चलो इवेंट ए मानता हूं मैं, इवेंट ए और दी सेट ए, क्या? रेड बॉल्स आर टुगेदर। अब सारी रेड बॉल्स है ना वो साथ में, ऐसे ही सेट बी इज, चलो ग्रीन बॉल्स आर टुगेदर। सी ब्लू बॉल्स आर टुगेदर। ठीक है, अब एन ऑफ ए कितना होगा? देखो रेड साथ में है तो मैंने रेड को एक ऑब्जेक्ट मान लिया, रेड बॉल्स को सबको एक ऑब्जेक्ट मान लिया। टोटल 9 बॉल्स थी, उसमें से एक को कम कर दो, बचे 8, बचे 8 फैक्टोरियल, जिसमें से 3 ब्लू बॉल्स आइडेंटिकल है। नाउ व्हाट इज एन ऑफ बी? व्हाट इज एन ऑफ बी? व्हाट इज एन ऑफ बी? व्हेन ग्रीन बॉल्स आर टुगेदर, ग्रीन को एक ऑब्जेक्ट मानो, राइट? यानी कि 6 फैक्टोरियल बाय अब 2 आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड 3 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स। क्लियर हुई बात? एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, व्हाट इज एन ऑफ सी? ऑल ब्लू बॉल्स आर टुगेदर, ब्लू को एक ऑब्जेक्ट माना, दिस वुड बी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जेक्ट? 2 फैक्टोरियल, राइट? आई बात समझ में? रेड बॉल्स टुगेदर, ग्रीन बॉल्स टुगेदर, ब्लू बॉल्स टुगेदर को कैसे करना है? ठीक है ना? नाउ लेट्स कम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी?
रेड बॉल्स आर टुगेदर, ग्रीन बॉल्स आर टुगेदर। इसका मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स हुए आपके पास भाई? रेड रेड को एक मानो, ग्रीन ग्रीन को एक मानो, तो टोटल 5 ऑब्जेक्ट। 5 ऑब्जेक्ट, 5 फैक्टोरियल। इसमें से ब्लू बॉल्स अलाइक है, लेकिन इस बार जो ग्रीन बॉल्स है ना वो आपस में अरेंज कर सकती है। ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, रेड आर टुगेदर, ब्लू आर टुगेदर। तो कैसे करेंगे इसको? 1 2 और 4 6, यानी कि 6 फैक्टोरियल बाय। अब जो 6 फैक्टोरियल है ना, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसमें किसी से भी डिवाइड नहीं करेंगे हम। ठीक है, किसी से भी डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई रेड आपस में साथ है, ब्लू आपस में साथ है, वो तो आपस में वैसे भी अरेंज नहीं हो सकते, एक ही ऑब्जेक्ट माना है उनको, उनकी परम्यूटेशन वैसे भी वो सिंगल ऑब्जेक्ट है। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ग्रीन बॉल्स आर टुगेदर एंड ब्लू बॉल्स आर टुगेदर। अब क्या होगा? अब क्या होगा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू, अब जो ग्रीन बॉल्स हैं आपस में वो तो अरेंज करेंगे ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कितना होगा? रेड रेड साथ में, ब्लू ब्लू साथ में, ग्रीन ग्रीन साथ में। 3 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें ग्रीन बॉल्स आपस में भी अरेंज कर सकते हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल, राइट। तो अब अगर सीधा सीधा मैं लिखना चाहूं, क्या लिखना है मुझे? एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, दैट वुड बी नथिंग बट 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, माइनस, क्या माइनस करना है मुझे? 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, माइनस, फिर क्या माइनस करना है इसमें से? 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। दिस वुड बी माई फाइनल आंसर। दिस वुड बी माई फाइनल आंसर। हुआ क्लियर? हुआ, राइट? बस ऊपर वाली टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट के जैसे अभी तक हम करते हैं, जो हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में पढ़ा है, नथिंग एल्स, नथिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर, और नॉट नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the number of ways of putting letters A A A B B B in the adjacent figure such that each block can hold at most one letter and no row remains empty. अच्छा, फिगर क्या है? फिगर बना देता हूं मैं पहले। ये तो गड़बड़ बन गई।
ये गलत हो रहा है, इसको हटा देता हूँ। चलो फ्री हैंड बना देता हूँ ये वाली इमेज में। ये ठीक है। ठीक है, ये एक फिगर दी है मुझे इसमें बोला गया है मुझे क्या क्या लेटर्स डालने हैं इसमें, ए बी बी बी, सच दैट ईच ब्लॉक, एक ब्लॉक में एक ही लेटर आएगा और कोई भी रो ना एम्प्टी ना हो। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैं सबसे पहले ना रो को नंबर कर देता हूं। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। अब बताओ सबसे पहले चलो टोटल वेज देखते हैं। टोटल वेज कितने हैं? अगर मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो टोटल वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ये कितने ब्लॉक्स हैं? 3 और 3 6, 3 और 2 11 ब्लॉक्स हैं। इसमें से मुझे कितने ब्लॉक्स चाहिए? 6 ब्लॉक्स चाहिए ना मुझे, क्योंकि 6 लेटर्स डालने हैं मुझे। 6 लेटर्स जब मैंने ब्लॉक्स में डाल दी तो वो आपस में अरेंज भी तो करेंगे। कितने वेज में अरेंज करेंगे? लेकिन 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए अलाइक है और बी 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 अलाइक है। तो ये तो मेरे हो गए टोटल वेज। ठीक है, अब चलो मैं एक इवेंट ई आई डिसाइड करता हूं। व्हाट? इवेंट ई आई, इवेंट ई आई, नॉट इवेंट। बार बार इवेंट लिख रहा हूं यार मैं, प्रोबेबिलिटी वाली आदत। ए आई, चलो ए आई। ith रो इज एम्प्टी। तो इतना लिखते क्या मुझे ये समझ में आ गया कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A4 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A5 कॉम्प्लीमेंट। ये इतना लिखते ही मुझे समझ में आ गया। चलो अब देखना शुरू करते हैं कि n ऑफ A1 होगा कितना। n ऑफ A1 का क्या मतलब? व्हाट इज A1? व्हेन फर्स्ट रो इज एम्प्टी। फर्स्ट रो इज एम्प्टी। अगर मेरी मान लो फर्स्ट रो एम्प्टी तो मेरे पास कितने अवेलेबल ब्लॉक्स हैं? कितने अवेलेबल ब्लॉक्स हैं मेरे पास? 8 ब्लॉक्स। उसमें से 6 सेलेक्ट कर लेता हूं और क्या करता हूं? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर। क्योंकि जो 6 लेटर्स मैंने इन 6 बॉक्स में डाले हैं वो अरेंज भी तो कर सकते हैं आपस में। इन नंबर ऑफ कितने वेज में? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर वेज में, राइट? और ये कितने होते हैं? 720 बाय 36, 20 वेज में। ठीक है, समझ आया? अब मान लो ऐसे ही A3, व्हाट इज A3? A3 इज रो 3 इज एम्प्टी। तो तुम्हें लगता n ऑफ A1 और n ऑफ A3 और n ऑफ A5 सेम होंगे? तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूं? A5। ठीक है, now what is n of A2? What is A2? A2 is when second row is empty. कितने होंगे ऐसे? अब 11 में से एक बॉक्स कम हुआ, 10 ब्लॉक्स तो अवेलेबल है। उन 10 में से 6 सेलेक्ट करें और 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, राइट? सेम नंबर ऑफ वेज होंगे n ऑफ A4 में। जब 4th रो एम्प्टी होगी तब भी तो इतने वेज आएंगे। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। चलो पहले क्या करते हैं? n ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 देखते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट सिग्मा लिखो इसको। चलो A1 इंटरसेक्शन A2 देखते हैं, फिर सिग्मा लिखना सिखाऊंगा। व्हाट इज A1 इंटरसेक्शन A2? जब रो 1 और रो 2 दोनों ही खाली हो, रो 1 और रो 2 दोनों ही खाली हो, तो मेरे पास कितने ब्लॉक्स बचे? 7। तो 7C6 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, राइट? अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल कितने पेयर्स बनेंगे? A1 A2 A3 A2 A3 A3 A4 A4 A5 कितने पेयर्स बनेंगे?
5C2 10 पेयर्स बनेंगे, राइट। 5C2, इन 5C2 में से देखो, ध्यान से देखो एक चीज, क्या कि जो ये है ना, एक रो अगर मैं बड़ी वाली ले लूं, मतलब जिसमें 3 ब्लॉक्स हैं, और एक रो छोटी वाली ले लूं, ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे? 3C1 इंटू 2C1, दैट इज 6 पेयर्स, राइट। उन सबके नंबर ऑफ वेज यही होंगे ना, उन सबके नंबर ऑफ वेज यही होंगे। तो अब एक काम करते हैं, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं आपके सामने, अब मैं लिखता हूं, जब मान लो दोनों बड़ी वाली रोज एम्प्टी हो गई, n ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3। अब कितने ब्लॉक्स हैं मेरे पास टोटल? 5 ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। जब अगर रो 1 और रो 3 एम्प्टी है तो सिर्फ 5 ब्लॉक्स, पॉसिबल ही नहीं है, मैं 6 लेटर्स रख ही नहीं सकता उसमें, क्योंकि हर ब्लॉक में एक लेटर जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी तीनों बड़ी वाली, दो बड़ी बड़ी रोज खाली हो जाए, मतलब A1 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A5 इंटरसेक्शन 3 and 5, ये 0 क्यों? क्योंकि अगर मेरी दो बड़ी रोज खाली है ना, 1 3 या 5 में से कोई भी दो रोज खाली हैं, तो मैं लेटर्स को कभी उसमें प्लेस ही नहीं कर पाऊंगा। अब बात करते हैं बाकी दो की। बाकी चलो एक दूसरा सेट लिखते हैं, कौन सा? n ऑफ A2 इंटरसेक्शन A4, n ऑफ A2 इंटरसेक्शन A4, राइट। जब दोनों छोटे वाले ब्लॉक्स खाली हैं तो कितने ब्लॉक्स अवेलेबल है मेरे पास? 9, 9C6 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। बट अभी तो ये कितने हुए? 3 और 2 5 ही हुए ना, 5 अभी भी बाकी हैं, 5 अभी बाकी हैं। वो 5 कहां से आएंगे? देखो, A1 इंटरसेक्शन A2, अगर मैं बात करूं A2 इंटरसेक्शन A3, यानी कि जब ये वाला ब्लॉक खाली है और ये वाली रो खाली है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये नंबर ऑफ वेज सेम ही होंगे? 7C6 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ऐसे जो ये सेट्स है ना, A1 इंटरसेक्शन A2, इसकी क्या खास बात है? इसमें एक रो वाली है, एक रो आ रही है 3 ब्लॉक्स वाली रो से, और एक रो आ रही है सिंगल ब्लॉक वाली रो से। तो ऐसे कितने सेट्स बनेंगे, कितने इंटरसेक्शन होंगे? 3C1 इंटू 2C1 विच इज 6। उन सब के नंबर ऑफ वेज यही होंगे। तो क्या डायरेक्टली इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, राइट। 5C2 10 पेयर्स बनते हैं, 10 के नंबर्स लिख दिए हमने। अब मैं नंबर लिखता हूं n ऑफ, अब 3 का पेयर लेके लिखते हैं, चलो पहले मैं यही लिख रहा हूं, n ऑफ A2 when A2 इंटरसेक्शन A4। इसकी क्या खास बात है? दोनों छोटी रोज और एक बड़ी रो, ऐसे कितने होंगे? 3 होंगे ना। ऐसे कौन कौन से होंगे भाई? मुझे अब क्या करना है, दोनों छोटी रो लेनी है और एक बड़ी रो लेनी है। तो एक बार A3 ले ली A2 के साथ और A4 के साथ, एक बार A5 ले ली किसके साथ? A2 और A5 के साथ। ऐसे कितने होंगे देखो भाई, दोनों ब्लॉक्स निकल गए और 3 ऊपर से निकल गए, टोटल कितने बचे? 6। तो उन 6 में से 6 सेलेक्ट कर लो और 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दो, खत्म। अब और कौन कौन से वेज हो सकते हैं? देखो 3 रोज खाली करनी है मुझे यहाँ पे, 3 रोज, तीनों बड़ी रोज खाली नहीं हो सकती। इसका मतलब A1 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A5 इज 0। 4 हो गए मेरे को, 10 पेयर्स, 10 ट्रिपलेट्स बनेंगे अभी भी 5C3, ठीक है। अब एक चीज सोचो आप, बाकी के जो कॉम्बिनेशन, 6 कॉम्बिनेशन, वो 6 कॉम्बिनेशन आएंगे कैसे? 2 रो बड़ी वाली और एक छोटे वाला, दैट इज 3C2 इंटू 2C1। कोई भी 2 रो बड़ी तो साथ में खाली हो ही नहीं सकती ना। तो क्या मैं बोलूं कि सारे ही 0 होंगे, सारे, यानी कि n A1 A4 और A5
इक्वल टू n ऑफ, दो बड़ी रोज लेनी है ना मुझे क्या करना है, दो बड़ी रोज लेनी है। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, दो बड़ी रोज A1 और A5 ले ली। अब मैं A1 और A3 ले लेता हूँ A4 के साथ। अब मैं A3 और A5 ले लेता हूँ A4 के साथ। और अब सेम कॉम्बिनेशंस विद A2। ये समझ में आ रहा है ना, ये जीरो क्यों होगा, ये जीरो क्यों होगा, समझ में आया? ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और A1, अच्छा A3 बचा है। कौन कौन सा बच गया, A1 और A3, A1 और A3 और A5। जीरो। भाई दो बड़ी रो साथ में खाली हो ही नहीं सकती हैं, तीन रोज खाली करनी है और इसमें दो बड़ी हैं, पॉसिबल ही नहीं है, रख ही नहीं पाऊंगा। सिमिलरली n ऑफ जितने चार वाले हैं ना, वो भी जीरो हैं, और पांचों रो तो एम्प्टी करनी ही नहीं है ना यार। तो A4, A5, ये भी जीरो। अब नंबर ऑफ वेज लिखूं अपने, नंबर ऑफ वेज देखो क्या होंगे मेरे, रिक्वायर्ड वेज देखो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये सब में कांस्टेंट है, ये सब में कांस्टेंट है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं। टोटल में से माइनस करूंगा ना ऊपर वाले यूनियन के, टोटल कितने थे मेरे, बताओ टोटल कितने थे, 11C6, 11C6। अब देखो बस मैं डायरेक्ट जो हमने करा था वो लिखता जाऊंगा बस, 11C6 माइनस 3 इंटू 8C6, फिर माइनस 2 इंटू 10C6 प्लस 6 इंटू 7C6 प्लस 9C6 माइनस 3, ये -3 कहां से आया, -3 कहां से आया बताओ, अरे 6C6 यार, 6C6, ये देखो ना, जो 6C6 है 3 इवेंट्स का है, तो इसको मल्टीप्लाई 3 करोगे ना, 6C6 इज 1, सॉरी, तो ये आंसर होगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना कितना आता है ये, दिस कम्स आउट टू बी 1620। क्लियर? सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, जेई में ऐसा कई बार पूछा हुआ है, बट ये जितने भी क्वेश्चन आए, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन ना मैं होमवर्क दे रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज अ होमवर्क। लेट ए बी अ सेट ऑफ 4-digit numbers such that each element of A has HCF of 3 with 18. Find the maximum possible cardinality of A. This is a homework question for you. This is a homework. So students, this was all for today. I hope आपको पूरा अच्छे से लेक्चर समझ में आया। आज हमने कई चीज़ें डिस्कस करी, हमने अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अराउंड ज्योमेट्रिकल फिगर्स डिस्कस किए हैं, हमने डी मॉर्गन लॉज डिस्कस करे हैं, हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन डिस्कस करा और उस पर अच्छे प्रॉब्लम्स करें। ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आपको क्लियर हैं
तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन में आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड स्टूडेंट्स, अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, प्लीज़ वॉच द लेक्चर अगेन। फिर भी कोई डाउट है, प्लीज़ पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ये लेक्चर कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आपको ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहते हैं, तो कोई डाउट है, प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज यू कैन। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको ज्वाइन करना, वहाँ पे इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।